का बताओ, क्वेश्चन आपका किया हुआ है। ये तो फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे लिखा है कि एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन एक सेट है नेचुरल नंबर्स का और आर एक रिलेशन है, आर बी अ रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन से एक रिलेशन बनाया गया है आर, डिफाइंड बाय, जिसको डिफाइंड इस तरीके से कर रहे हैं कि ए बी रिलेट अगर कर रहा है सी डी से, तो उस समय ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, ए डी बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं इसके। सोल्यूशन पे देखेंगे कि देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको पता है कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हमें प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में क्या करना है हमें, देखिए रिफ्लेक्सिविटी ये कहती है कि अगर ए बी इससे रिलेट कर जाए, खुद ए बी से रिलेट कर जाए, भाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है ना, सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बनाएं तो हम करना चाहेंगे कि ए बी किससे रिलेट कर जाए, खुद ए बी से ही रिलेट कर जाए। तो देखो, अगर ऐसा कर रहे हो आप, तो आप अगर एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे ए का डी से मल्टीप्लाई होता है, बी का सी से मल्टीप्लाई होता है, तो ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आ जाएगा, और मिडिल में बी और ये ए, बी का ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए आ जाएगा। ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल होती हैं, ये ट्रू बात है। ठीक है, अगर ये बात ट्रू है, इसका मतलब ये दोनों, ये वाली चीज हमने सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है ए कॉमा बी से। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा हमारा, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखिए, सिमेट्री, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे। देखो यहां पे हम क्या करते हैं कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इससे देखो ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है, रिलेट कर रहा है किससे, सी कॉमा डी से, तो हमें यह प्रूव करना पड़ जाएगा कि सी कॉमा डी किससे रिलेट हो जाएगा, ए कॉमा बी से रिलेट हो जाएगा। अगर हम ये प्रूव कर ले जाए तो हम बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक है। कैसे करेंगे प्रूव, देखो ए कॉमा बी अगर सी कॉमा डी से रिलेट है, तो सेम वैसे ही ए का डी से मल्टीप्लाई करेंगे ए डी आ जाएगा, बी का सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी आ जाएगा। ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी बन गया। थोड़ा सा अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं, सीबी को, या इसको पलट के लिख लो फिर से, क्योंकि हमें देखो सीबी साथ में रखना है और किस साइड रखना है, एलएचएस साइड रखना है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसको पलट के लिख सकते हैं कि सीबी आपका किसके इक्वल हो सकता है, डीए के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई अगर समझ गया ना, बीसी है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में रखती है, तो सीबी किसके इक्वल कर दिया हमने, डीए के इक्वल कर दिया। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये यही दिखा रहा है कि सी किससे रिलेट कर रहा है, बी। देखो यहां पे अगर हम लोग देखें तो सी को किससे रिलेट करना पड़ेगा, बी से रिलेट करना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही यहां पे देखो सी बी किससे के इक्वल आ रहा है, डीए के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि सी का रिलेशन किससे हो रहा है, बी से हो गया, और बी का रिलेशन किससे हो गया, डी का रिलेशन किससे हो गया, ए से हो गया। देखो अगर इसी चीज से हम लिखें तो क्या लिखेंगे, सी बी इक्वल टू डी ए ही तो लिखोगे, यही तो ऊपर लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक है ये। समझिए बात को, ए बी रिलेट कर रहा था सी डी से, ए डी का मल्टीप्लाई किया और इधर बी सी का मल्टीप्लाई किया, तो ए डी इक्वल टू बी सी। उसके बाद आपने टाइप का बनाना है हमें, तो हमने उसी हिसाब से इंटरचेंज कर दिया है पोजीशंस को, और उसके बाद हमारा वो सिमेट्रिक बन गया। सिमेट्रिक समझ में आया, सिमेट्रिक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये आगे इसमें नेक्स्ट है आपके पास, सिमेट्रिक के बाद आ जाएगा ट्रांसिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ओके, अब ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेट करे, ठीक है, ऐसा हो, ठीक है, और सी कॉमा डी किससे रिलेट कर रहा हो, ई कॉमा एफ से रिलेट कर रहा हो,
तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ए कॉमा बी किससे रिलेट कर जाए, ई कॉमा एफ से रिलेट कर जाए। यही चीज तो हमें प्रूव कर दें। देखो यही तो होता है ना कि ये इससे रिलेट हो रहा है और यही सी कॉमा डी ई कॉमा एफ से रिलेट हो रहा है, तो ए कॉमा बी अगर ई कॉमा एफ से रिलेट हो जाए तो ट्रांसिटिव हम लोग प्रूव कर ले जाएंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में देखें तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए एफ किसके इक्वल आ जाए, बी के इक्वल आ जाए। ये हमें प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं आओ देखें। देखो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, आप लिखो पहले इसके हिसाब से लिखो, तो क्या लिखोगे, ए डी इक्वल टू बी सी के। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास, कॉमा इसके हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सीई इक्वल टू डी एफ। सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एफ के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन में कुछ कभी मल्टीप्लाई करेंगे, कभी ऐड करेंगे, कभी कुछ करेंगे ऐसा कि ये वाली चीजें जो हमें लाना है वो ला सकते हैं। यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, अगर ए डी और सीई और बी सी और डी एफ इनका क्या करें कि ए एफ और बीई बन जाए, तो देखो हम ए के साथ एफ चाहिए हमें। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ ये हो जा रही कि सीई इधर आएगा और सीई का मल्टीप्लाई एडी से हो जाएगा, तो फिर ए के साथ एफ नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें इसको पलट कर लिखना पड़ेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 नहीं बनेगी। इक्वेशन नंबर 2 फिर बनेगी क्या, इक्वेशन नंबर 2 हम इसको बना सकते हैं, किसको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने गलत लिख दिया, ठीक है तो सही है, यहाँ मल्टीप्लाई गलत लिख दिया क्या है, यहाँ पे आ जाएगा सी एफ आएगा, सी एफ, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी की। अभी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, अब सही है। और अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है। तो ए डी डी एफ इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, तो ए एफ किसके इक्वल आ गया बेटा, देखो बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब हम ये ऊपर वाली लाइन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट ए बी रिलेटेड टू ई एफ, और ये रिलेटेड हो गया, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव हमारा प्रूफ हो गया है, ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांसिटिव अगर प्रूफ हो गया है, हेंस लिखेंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, हेंस इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। बताइए समझ में आ गया या नहीं आ गया वालों, इक्विवेलेंस रिलेशन, जल्दी से बताओ। हाँ वो हो गया हो गया हो गया, हो जाती बेटा, ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, तो समय के साथ सही करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, येलो कलर ही यूज कर ले। क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे पास, लेट करते हैं ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स, ठीक है, सच दैट, इस बार बेटा देखो डोमेन रेंज हट चुकी है आपके सिलेबस में, भाई हम देख रहे थे कि सिलेबस में डोमेन रेंज है या नहीं है, तो सिलेबस में डोमेन रेंज हमें दिखा नहीं है, इसलिए डोमेन रेंज हमें बताया नहीं है आपको। डोमेन रेंज जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे बताया, ठीक है। स्कूल में बताया गया है क्या डोमेन रेंज, वैसे हमको सिलेबस में दिखा नहीं, मैं देखा भी वही सीबीएसई का सिलेबस ही देख, so that r equals to, अब हमें प्रूव करना है इज, सबसे पहले इसको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, इसको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, प्रूव कर दो भाई। दूसरा इसको सिमेट्रिक प्रूव कर दो, लिख देते सिमेट्रिक, और फिर उसके बाद आप इसको प्रूव करो ट्रांजिटिव, थर्ड इसको प्रूव करना है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, और इसके बाद आपको ये भी प्रूव करना है फाइंड, फाइंड करना है फाइंड
द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन किया है आपने, ये क्वेश्चन सॉल्व, आपका सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं जिसमें ईयर नहीं लिखे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही एक है। आपका किया हुआ हो तो बताइए, नहीं बताइए, ठीक है, चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो लिखा है लेट ए इज इक्वल टू, एक ए है और ए की जो रेंज हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है कि एक्स की वैल्यू जो होगी, वैसे तो इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, बट यहाँ पे उसने एक्स की वैल्यू 12 के इक्वल होगी और 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर हो सकती है। तो हम जो एक सेट ए बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, आपको पता चल गया कि जो एक्स की वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो सकती है और 12 के इक्वल, और वहां से लेकर कहां तक, 12 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 12। ठीक है, 12 तक। जरूरत पड़े तो आप पूरे नंबर लिख लेना, ठीक है, आपका मन। ओके, अब हमें चेक करना है, और एक आर रिलेशन जो गिवन है वो भी कॉपी मार दो, जो ये डाटा गिवन है यही सेम लाइन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कि ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ, सोल्यूशन पे आते हैं, मॉड ए माइनस बी लिखा है, सोल्यूशन पे आते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करेंगे, देखिए ए माइनस बी, अब अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो आप जानते हो ना कि अगर हम सेम कर दें, ए कॉमा ए अगर बिलोंग्स टू आर हो जाए, ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर अगर हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये तभी हो पाएगा जब ए माइनस ए हमारा 4 का मल्टीपल हो जाए। तो अगर हम ए माइनस ए की बात करें तो ए माइनस ए आपका किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ए माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, नेक्स्ट, देयरफॉर ए क्या है, कॉमा ए किससे रिलेट कर रहा है, आर से रिलेट कर रहा है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, ए आर ए, इसका मतलब भी वही है। ठीक है, ए आर ए भी अगर हम लिख दें तो इसका मतलब यही है कि ए किससे रिलेट कर रहा है, ए से ही रिलेट कर रहा है। ठीक, और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इस ए इसका ही एक एलिमेंट हमने लिया इस सेट का, और उसमें से जब उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें 0 मिल रहा है, और वो 0 ये दिखा रहा है कि ये 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ए कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है, रिफ्लेक्सिविटी हमारी प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट अब हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने क्या लेट कर लिया कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है किससे, आर से बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, ए आर बी। ठीक है, लेट ए आर बी, देन अब अगर ये ऐसा हो रहा है तो अगर हम इस आइडेंटिटी, ये जो रिलेशन गिवन है इसका यूज करें, तो इसका यूज करके हम लिखेंगे ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर ये मल्टीपल है तो आप मुझे बताओ, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें ए माइनस बी में, तो ये बन जाएगा बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको पता है मॉड के बाहर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, या आप ऐसे भी रखोगे तो भी मल्टीपल माना जाएगा। ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब ये हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, अब जैसे ए आर बी था तो ए माइनस बी था, वैसे बी माइनस ए है, इसका मतलब बी आर ए। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर ए बी, ए कॉमा बी ए रिलेटेड है बी से, तो बी भी रिलेटेड अगर ए से हो जाए तो सिमेट्रिक प्रूफ हो जाता है, तो ये सिमेट्रिक प्रूफ हो चुका। ठीक है, तो आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक।
आर इज सिमेट्रिक। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ। ठीक है, पारुल को भी आ गया। आगे देखते हैं। बेटा अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में आप जानते ही हो कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए आर सी हमें लाना है। ये हम प्रूव कर ले जाए, हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है हमें कि ए आर बी है। इट मींस क्या है, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ, देन क्या होगा, ए माइनस बी या ए आर बी ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, इज ए मल्टीपल ऑफ फोर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या लिखेंगे, बी आर ए, बी आर ए। ठीक है, सॉरी बी आर सी, ये नहीं, बी आर सी। देन बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ फोर। ठीक है, अब इसके बाद देखो, बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, ये बन गया। अब हमें कैसे भी करके ये लाना है कि क्या आ जाए, ए आर सी आ जाए। इसका मतलब ए माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, ये हम ले आए, ये हमें लाना है। ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, ये लाना है हमें। ये कैसे हो सकता है, ए माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ फोर। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, अब इनका क्या करें कि ये दो, ये चीज आ जाए, ए माइनस सी आ जाए। तो हम लोगों ने इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ पहले किए थे, तो हमने बोला था अगर जैसे दो का कोई मल्टीपल है तो टू इंटू समथिंग उसको हम लिख सकते हैं, यही चीज तो हमने सिखाई थी। तो ऐसे ही अगर ये ए माइनस बी फोर का मल्टीपल है तो इसको हम फोर इंटू समथिंग लिख सकते हैं, समथिंग मान लिया वो नंबर आर है। ठीक है, ऐसे ही अगर बी माइनस सी आपका फोर का मल्टीपल है, इसका मतलब बी माइनस सी को हम किसी फोर इंटू एस के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर वन, ये हो गई क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर इन दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, या ए माइनस सी हमको चाहिए, तो ए माइनस सी हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे ए माइनस बी, ओके, माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी। इसको और सॉल्व कर लो, ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया, गलत हो गया क्या, कुछ तो गलत लिख दिया क्या, माइनस का बी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो बी कटेगा ही नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना। ऐड करना पड़ेगा ना, प्लस कर दे। तो ये जैसे ही प्लस कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, और बी से बी कट गया, और और इसका मतलब आप जान रहे हो ना, ए माइनस सी, और ये चीज तो आ गई आपके पास, इसके इक्वल में और हम क्या चलाएंगे, इसके इक्वल में हम ये चलाएंगे कि ए माइनस बी जो है हमारा, वो क्या दे रहा था, फोर के वन दे रहा था, और बी माइनस सी हमारा क्या दे रहा था, सॉरी के वन कह रहा हूं, फोर पी दे रहा है, सॉरी आर, और ये क्या दे रहा है, फोर एस। फोर इनमें से कॉमन ले लो, आर प्लस एस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये किसका मल्टीपल आ रहा है, फोर का मल्टीपल आ रहा है। ए माइनस सी हमारा किसका मल्टीपल आ गया बेटा, फोर का मल्टीपल आ चुका है, मल्टीपल ऑफ फोर। ठीक है, फोर आर प्लस फोर एस, और फोर यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन, फोर इंटू समथिंग मल्टीपल ऑफ फोर माना जाएगा। इसका मतलब ए माइनस सी हमारा मल्टीपल ऑफ फोर आ चुका है, इसका मतलब ये क्या बन गया है, ट्रांजिटिव भी बन, इज ए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अब हमें क्या करना है बेटा, जिसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, उसको देखो। फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, वन से रिलेटेड जो सेट है उसका आप बताइए। अच्छा देखो, वन से रिलेटेड का मतलब क्या है, देखो ये जो ए सेट है, ठीक है, ये सेट ए है, इसकी अगर इसका आंसर हम लोग यहाँ करे दे रहे हैं, ठीक, रिमेनिंग पार्ट जो इसका नहीं में हो जाए, क्या करेंगे, देखो वन अगर एक सेट है, ठीक है, रिलेटेड टू वन, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। अब इसको देखो, ये जो ये वाला पार्ट लिखा है,
एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से अगर बिलोंग करेगा तो एक्स रिलेटेड टू वन होना चाहिए। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट हमने ले लिया, क्या, एक्स वन ले लिया, और इससे अगर हम इस चीज को लिखें, कि आप अगर इस टाइप आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे लिख लो, कैसे लिखोगे, एक्स कॉमा वन, ठीक है, सच दैट, उसके बाद सच दैट लगाएंगे, एक्स माइनस वन इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, ए मल्टीपल ऑफ फोर, ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ फोर। यहां से x की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये x की हैं। इसमें से एक वैल्यू उन्होंने बोला है वन है हमारे पास, ठीक है, तो वन से रिलेटेड मतलब वन से स्टार्ट होने वाला है। कल के दिन हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वन से रिलेटेड का मतलब वन से उससे स्टार्ट होना चाहिए और उसमें वन एक एलिमेंट होना चाहिए। तो वही एक सेट हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंस क्लास का, जो ऐसे ही कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। तो देखो x की वैल्यूज हम यहां से रखते जाएंगे और उन वैल्यूज को ही पिक करेंगे जो मल्टीपल ऑफ फोर दे दें, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आपने x की वैल्यू रख दी यहां पर टू, तो टू माइनस वन, पहली चीज तो वन रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो वन आ जाएगी, वन माइनस वन क्या आता है, जीरो आता है, और जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ। दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे, अब आपको पता चल गया होगा, फाइव रखनी चाहिए हमें। क्यों, क्योंकि फाइव माइनस वन करेंगे फोर आएगा और वो मल्टीपल ऑफ फोर बन जाए, तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव आ जाएगी। उसके बाद आप देखोगे आपको कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए, नाइन, क्योंकि नाइन माइनस वन करेंगे तो आ जाएगा एट और वो मल्टीपल ऑफ फोर बन जाएगा। इसके आगे आप अगर और कोई वैल्यू रखना चाहते हो तो वो होती थर्टीन, बट थर्टीन हमारा यहाँ पर है ही नहीं। अब जब थर्टीन यहाँ पे है नहीं तो वो यहाँ पर आ नहीं सकता। तो वन फाइव नाइन ही वो सेट होगा जिसको हम जिसमें एलिमेंट जो किससे रिलेट कर रहा है, वन से रिलेट कर रहा है, वन फाइव नाइन। तो जो रिक्वायर्ड सेट जो चाहिए वो ये है, आपका ये आंसर है, रिक्वायर्ड सेट। देखो भाई कुछ बहुत समझ में आया या नहीं आया। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन। अब एनसीआर सॉरी आर एस अग्रवाल की पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तो नहीं कर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो डोमेन रेंज के पड़े हुए हैं जो हमें पीडीएफ मिली है, ठीक है। तो हम लोग वो क्वेश्चंस को करते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं या आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, जरा बोलो आप वंशिका कि क्वेश्चन नंबर नाइन है क्या आपकी आर एस अग्रवाल में, अगर आपके पास रखी हो तो, अगर सेम हो तो बस वो एक चेक करना। एक्सरसाइज वन ए। तो करना है बेटा हमें, शो दैट ये ट्रांजिटिव है बट सेकंड क्या प्रूव करना है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। और थर्ड क्या प्रूव करना है, ना ही ये सिमेट्रिक, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, नॉट सिमेट्रिक, यही क्वेश्चन है आपके उसमें, घर पर नहीं है और तो लुका जानकर बाहर घूम रही हैं आप। चलो सोल्यूशन दे, क्या है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक, एंड आर इक्वल्स टू
ए कॉमा बी वेयर ए इज सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट है बी का तो आपको ये प्रूव करना सबसे पहले ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो बहुत आसान है कि देखो आप समझो बात को कि अगर आप ट्रांजिटिव प्रूव करना चाह रहे हो और लिखा है दैट इज ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। देखो प्रॉपर सबसेट किसे बोलते हैं, वो इस हिसाब से बोलते हैं कि जैसे ए में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे केसेस में बोला जाएगा कि ए के सारे एलिमेंट देखो इसमें आ गए ना, तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें ट्रांजिटिव ही प्रूव कर देना है, तो पहले वाले पार्ट पे आते हैं। देखो अगर ए सबसेट है बी का, सबसेट का साइन है बेटा बना रहे हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक, तो बी इज एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। बी किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी। तो अब आप बताओ ए जो है सबसेट है बी का और बी सबसेट हो गया सी का, तो ए सी का भी तो सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब समझना भाई, या जैसे यही एग्जांपल ले लो, ए सबसेट है बी का, सी जो होगा वो सबसेट होगा बी का, सॉरी बी इज ए सबसेट ऑफ सी, तो ऑटोमेटिकली ए इज ए सबसेट ऑफ सी आ गया कि नहीं आ गया, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो लिखेंगे बस ऐसे ही लिखेंगे, सिंस if A is a subset of B and B is a subset of C, then क्या होगा, this implies that A is a subset of C। A अगर सबसेट आ गया है C का, इसका क्या मतलब हो गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। देखो बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। लो भाई, नेक्स्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव ना होने का कारण क्या होगा, देखो अगर इसका मतलब अगर रिफ्लेक्सिव की बात की जाए तो ए जो है वो सबसेट हो जाए ए का, ए जो है वो सबसेट हो जाए, तो एक सेट खुद का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे ए इज सबसेट ऑफ ए, या यहां पे ये वैसे तो सबसेट नहीं, ये प्रॉपर सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सबसेट हम बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट भी लगाना जरूरी है साथ में वर्ड। तो ए इज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये आप पढ़े होगे सेट में, तो ये आपको पता होगा कि ये चीज पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, जो कि होता ही नहीं। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। थर्ड पे आते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। ए सबसेट हो बी का, ठीक है, तो क्या बी सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट हो सकता है ए का, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी। देखो हो सकता है दोनों में सेम एलिमेंट हो जाए तो हो भी जाए, बट ये हमेशा होना चाहिए ना, एक तो केसेस पे नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरली, या इट इज नॉट नेसेसरी, आप ऐसे लिख दो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बी आपका सबसेट ही हो जाए एक, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी, सो क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक। मतलब ए सब प्रॉपर सबसेट हो गया बी का, ठीक है, बी प्रॉपर सबसेट ए का हो सकता है, बट ये हमेशा नहीं होगा ना, जरूरी नहीं, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पिक करते हैं हम लोग। हम्म, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, आप कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन देखते हैं कॉपी पेस्ट करने को, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। लिखना ही पड़ेगा।
लगा था कॉपी पेस्ट से काम चल जाए शायद, लेकिन हो। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी आर एस अग्रवाल का, लेट ए बी द सेट ऑफ, बी द सेट ऑफ ऑल points in a plane, all points in a plane, and let O be the origin. Show that the relation R equals to P comma Q such that P comma Q belongs to A and OP is equal to OQ. ठीक है, is an equivalence relation. इक्विवेलेंस, ये कैसा रिलेशन होगा बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये आपको प्रूव, ठीक है। एक लेट है, क्या गिवन हमें कि एक सेट ए है ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन एंड लेट ओ बी द ओरिजिन, शो दैट द रिलेशन आर पी कॉमा क्यू, जहां पी कॉमा क्यू दो पॉइंट हैं, जैसे ए कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ठीक है, एक प्लेन पे, और उसी से पी और क्यू पॉइंट हम ले रहे हैं, इस टाइप से ले रहे हैं कि ओपी हमेशा ओ क्यू के बराबर आए, मतलब उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों पॉइंट की इक्वल आए, मतलब ओरिजिन ओ से पी के डिस्टेंस, ओरिजिन ओ से क्यू की डिस्टेंस इक्वल आए, ये मतलब कि गिवन है हमें। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा, तो हम इसका मतलब हम दोनों पॉइंट पी ही मान लेंगे ना भाई, पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर अगर है तो ओपी क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा? ओपी के। वो तो भाई बिल्कुल जाहिर सी बात है, ओपी तो ओपी के इक्वल होता ही है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हम बिल्कुल आराम से प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है, और रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑफ इन अ सेट ए, ठीक है। तो अब जो आर जो डिफाइन किया गया है, पी कॉमा पी बिलोंग्स टू अगर आर है, इसका मतलब ये है कि पी क्या आएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओपी के आएगा, तो ओपी किसके इक्वल आ जाएगा? ओपी के। और ओपी जब ओपी के इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये क्या आ गया? ये रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, समझिए बात को। नेक्स्ट देखो सिमेट्रिक के लिए, लेट करेंगे कि पी कॉमा क्यू दो पॉइंट हैं, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? आर से बिलोंग कर रहे हैं। तब हमें ये प्रूव करना होगा कि क्यू कॉमा पी भी किससे बिलोंग करने लगे? आर से बिलोंग। तो पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है कि ओपी किसके इक्वल आ जाएगा? ओ क्यू के इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्यू कॉमा पी को करना है, इसका मतलब हम ओ क्यू किसके इक्वल दिखाना चाहते हैं? ओपी के इक्वल दिखाना, जो कि बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसको तुरंत इधर कर दो और ओपी को इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यही दिखा रहा है ओ क्यू इक्वल टू ओपी कि क्यू कॉमा पी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, इट इज ए सिमेट्रिक। और थर्ड क्या आएगा बेटा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि लेट पी कॉमा क्यू अगर बिलोंग्स टू आर हो, और क्या बिलोंग हो? क्यू कॉमा पी क्यू आर, पी क्यू आर, हाँ, क्यू कॉमा आर, आर नहीं लेकर एस ले लेते हैं, ठीक है। क्यूएस बिलोंग्स टू किसके हो? आर के हो जाए। तो हमारा कैसे भी करके पी एस बिलोंग्स टू, पी कॉमा एस बिलोंग्स टू आर आ जाए। और ये तब आएगा जब हम ओपी को किसके इक्वल प्रूव कर देंगे? ओ एस के इक्वल प्रूव कर, वो कर सकते हैं। देखो अगर पी क्यू बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ओपी किसके इक्वल आएगा? ओ क्यू के इक्वल आएगा, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ऐसे आएगा ओ क्यू, ओ क्यू ऐसे क्या आएगा? ओ क्यू इक्वल टू ओ एस आ जाएगा इधर से, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू
ओपी किसके इक्वल आ जाएगा, ओक्यू के इक्वल आ जाएगा। ओपी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, देखो ओएस के इक्वल। देखिए ओपी ओक्यू के इक्वल है, ओक्यू क्यूएस के इक्वल है, इसका मतलब ओपी किसके इक्वल आ गया, ओएस के इक्वल आ गया है। थोड़ा सही से लिख रहे हैं, मिक्सअप, ठीक है ये। तो ओपी किसके इक्वल आ जाएगा, ओएस के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, इट मीन्स कि जो पी कॉमा एस है वो हमारा कहाँ से बिलोंग करने लगा बेटा, आर से बिलोंग करने लगा, और ये क्या बन गया बेटा, ट्रांजिटिव बन गया। देखिए समझ में आया या नहीं आया वाला सोल्यूशन। एक क्वेश्चन आपसे बोला था मैंने, आप लगाओगे, आपके लिए है। थोड़ा सा दिमाग, मतलब इसी के जैसा हम लोगों ने भी किया है, सबसे पहला क्वेश्चन उसी के जैसा है, इसमें थोड़ा सा चेंज, क्या चेंज है देखो। सो दैट द रिलेशन आर ऑन n क्रॉस n such that they defined by a comma b related to c comma d, a plus d is equal to b plus c is an equivalent relation। चलिए ट्राई करिए भाई रिफ्लेक्सिव। कैसे अप्रोच करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए कॉमा बी से ही रिलेट कर जाए, ए कॉमा बी से ही रिलेट कर जाए। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए कॉमा बी अगर सी कॉमा डी से रिलेट है तो सी कॉमा डी ए कॉमा बी से रिलेट हो जाए, ठीक है। ये आपको सिमेट्रिक में करना पड़ेगा, तो ये दो आप करिए, देखें कर पाते हैं। डन, डन हुआ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों।
सिमेट्रिक। अच्छा जी, चलिए देखिए, सिमेट्रिक बता देते हैं। देखो, सिमेट्रिक में क्या करना है हमें प्रूफ कि अगर हमारा ए कॉमा बी, ठीक है, रिलेटेड है सी कॉमा डी से, तो इसका उल्टा भी सी कॉमा डी रिलेटेड किससे होना चाहिए, ए कॉमा। यही हमारा सिमेट्रिक कहता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम वालों को ऐड कर रहे हैं, जैसे वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। और हमें अगर ये चीज लानी है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, सी का सी प्लस बी हो जाए, सी प्लस बी हो जाए, और वो डी प्लस ए हो जाए, डी प्लस ए। तो इसको हम ऐसा लिख भी सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, पहली चीज तो बी प्लस सी को इधर ले आओ, तो बी प्लस सी इधर आ गया, इक्वल्स टू ए प्लस डी हो गया। अब आपको क्या करना है, सी प्लस बी चाहिए, तो इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो, सी प्लस है, इसका मतलब इज इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाई कर रहा है भाई सी कॉमा डी, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा, ठीक है, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा। समझ में आ गया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक समझ में आ गया। अब ट्रांसिटिव भी बताना पड़ेगा, इसका मतलब भी कर लोगे। अरे वाह, ये सही था। मतलब एक लोग सिमेट्रिक पूछ लिए, एक लोग ट्रांसिटिव पूछ लिए। ठीक है, चलो ट्रांजिटिव पे आते हैं। चलो थोड़ा यहीं पे कर देते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है देखो, कि अगर ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी से, और एंड सी कॉमा डी रिलेट कर रहा है ई कॉमा एफ से, तो हमें ये प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है कि जो ए कॉमा बी है वो किससे रिलेट करना चाहिए, ई कॉमा। इसका मतलब क्या है कि ए एफ से ऐड हो जाए, ए प्लस एफ किसके इक्वल ले आए हम कैसे भी करके, बी प्लस ई के, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, एंड सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। कर सकते हैं ना, जो डिफिनेशन रिलेशन गिवन है, जो जिस हिसाब से डिफाइन उस हिसाब से हमने लिख दिया। अब जो चीज हमें लानी है उसको अगर हम देखें, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ए प्लस डी बी प्लस सी है, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कुछ बात है बनेगी नहीं। ये अगर ऐड कर दें तो, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ए प्लस डी ई प्लस एफ, इधर आ जाएगा बी प्लस सी डी प्लस सी। दोनों साइड बराबर चीजें हट सकती हैं, तो डी से डी हट जाएगा, सी से सी हट जाएगा, ए प्लस एफ किसके इक्वल आ जाएगा, बी प्लस ई के इक्वल आ जाएगा। तो आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या करेंगे, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, क्या आएगा, ए प्लस डी सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, ठीक है। डी डी सी ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी, मीन्स की ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा, हम कहा नहीं, ट्रांसिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन। बोलो, आगे समझ में। तो अब मेरी तरफ से भाई इतना ही है इस टॉपिक पे, ठीक, इस टॉपिक पे, चैप्टर में नहीं, इस टॉपिक में मेरी तरफ से केवल इतना ही है। अगर इसके अलावा भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, तो आप जरूर हमको भेजें, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, बस यही करेंगे, ठीक है। बोलो। डन। अब हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत तो बता ही दिया जाए फंक्शन क्या होता है।
फंक्शन क्या होता है? देखो बेटा, एक्स एक सेट है और वाई एक सेट है। एक्स एक सेट है और दूसरा सेट क्या है? वाई। अब एक्स के एलिमेंट्स वाई से रिलेट करेंगे। एक्स के एलिमेंट किससे रिलेट करेंगे? वाई से रिलेट। जब एक्स के एलिमेंट वाई से रिलेट करेंगे तो उन्हें कुछ कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करना। क्या कंडीशंस है? कि एक्स का हर एक एलिमेंट इससे रिलेट हो जाए, वाई के वन एलिमेंट से तो रिलेट होना ही चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स शुड बी रिलेटेड विथ वाई। दूसरी बात क्या है? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? वाई का, समझ रहे हो ना, मोर देन वन एलिमेंट जो एक्स है, एक्स के एक से ज्यादा एलिमेंट भी वाई से तो रिलेट हो सकते हैं, बट वाई के का केवल और केवल एक ही एलिमेंट एक्स से रिलेट होना चाहिए। एक से ज्यादा हो जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। क्या बताने का मतलब है? एक्स और वाई दो फंक्शंस हैं, मतलब सेट है, इनमें एलिमेंट है, मान लो 2 3 5 6 है, 2 3 5 6। ठीक है, एक्स की, और ये वाई, इसको बोलते हैं बेटा इमेज, ये इसकी इमेज इमेज है, ठीक है, ये भी बोलते हैं हम लोग। तो अब क्या करेंगे? वाई में जो हमारे हैं 5 3 6 2 9, मान लो ये नंबर्स है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि 2 का इससे हो जा रहा है रिलेशन, ठीक है। 3 किससे रिलेट हो गया? 2 से रिलेट हो गया। कैसे भी कर लो आप, जैसे हम समझ में आए। 5 का किससे हो गया? 3 से हो गया। 6 का किससे हो गया? 9 का हो गया। तो एक्स के सारे एलिमेंट की इमेज या एक्स के सारे एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं वाई से, ठीक है, तो ये फंक्शन है। और उल्टा देखें तो इसको बोल, जैसे ये इसकी इमेज है, ये इसकी क्या है? इमेज है। और वाई के लिए एक्स जो है वो प्री इमेज बोला जाएगा। इसको इसको क्या बोलेंगे? प्री इमेज बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्री इमेज, ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या है यार, इसमें थोड़ा सा हमें डोमेन रेंज की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपको डोमेन रेंज समझा देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, ये तो फंक्शन की पहली कंडीशन मैंने बता दी, जो पहला पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया था। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला था? कि एक्स के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी, ठीक है, 8, ठीक है। एक्स के तो एलिमेंट इसके दो एलिमेंट से रिलेट रिलेट कर सकते हैं। एक्स का एलिमेंट वाई से तो रिलेट कर सकता है, बट वाई का एक एलिमेंट कभी भी दो एक्स के एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 1 से भी रिलेट कर जाए और 6 4 से भी रिलेट कर जाए। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन नहीं माना जाए, तब फिर वो फंक्शन नहीं मानेंगे। समझ पा रहे होगे डिफरेंस? कि एक्स क्या है? मोर देन वन एलिमेंट ऑफ एक्स कैन बी रिलेटेड विथ सिंगल एलिमेंट ऑफ वाई, ठीक है। गलत बोल गया क्या यार? हाँ, गलत बोल गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब ये था कि ऐसा तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं। ये फंक्शन है, ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है। और फंक्शन क्या नहीं है? फंक्शन ये नहीं है क्या? कि 1 2 3 है और इधर 4 5 6 है, और आपने 2 सही 4 को भी रिलेट कर दिया, 2 सही 6, ये नहीं हो सकता। जो जो आपका, आप अगर अपनी तीनों फिंगर करो, ऐसे रखो यहाँ पे, और इस तरीके से अगर कभी भी बनेगा, ऐसे ही उनको एक्सपेंड करो, कभी भी ऐसा होगा तो वहां पे फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन कब है कब नहीं है आप ये देख लो, ठीक है। चलो, इसके पहले हम थोड़ा सा आपको डोमेन रेंज भी बता दें, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको दिक्कत ना हो, इसलिए पहले डोमेन और रेंज को समझाना जरूरी है। तो थोड़ा सा डोमेन बता देते हैं और थोड़ा सा रेंज बता। देखिए, जो आप रिलेशन लिखते हो, और रिलेशन में जब आप एलिमेंट्स लिख देते हो, जैसे 1 2 4 5 6 7, इस टाइप से लिखते हो, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर, रिलेशन आर में जो ऑर्डर पेयर लिखा है 1 2 4 5 6 7 लिखा है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन होता है। इसको लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है, इन रिलेशन आर, इन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी।
सेट ए से सेट बी या सेट एक्स से सेट वाई के बीच में जो भी है ऑर्डर पेयर लिखा गया, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही हमारा डोमेन होगा। का मतलब यहाँ डोमेन की वैल्यू की बात करें अगर हम लोग, तो वो आ जाएगा आपका 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन, ठीक है बेटा, देखो एक्स और वाई जैसे सेट ए और सेट बी है, तो सेट ए और सेट बी में जब इनमें आपने ऑर्डर पेयर लिखना, हमने सबसे पहली क्लास में सिखाया था ना ऑर्डर पेयर कैसे करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ऑर्डर पेयर आता है कि नहीं आता है, वो सब चीजें आप जानते हो। तो जैसे सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, ये एलिमेंट्स थे, और सेट बी में एलिमेंट है 5 6 7। ठीक है, अगर इनका ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 1 5, ठीक है, फिर 1 6 1 7, ऐसे ही तो लिखते हैं। फिर आएगा 2 5 2 6 2 7, लिखेंगे 3 5 3 6 3 7 3 7। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये रिलेशन हो गया हमारा। अब इसमें हमारा कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वही हमारे कोडोमेन होती है। तो यहां से कोडोमेन क्या बन जाएगी? 5 6 7 बन जाएगी। समझ पा रहे होगे बात को? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं रेंज। रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होती है? जो भी रिलेशन में सेकंड एलिमेंट होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है रिलेशन का, उससे ही हम लोग बोलते हैं रेंज। रेंज बोलते हैं। जैसे बात की जाए तो जैसे अगर हम, एक तो हमने इस एग्जांपल से लिख दिया ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अगर इस एग्जांपल से हमको कोडोमेन लिखना होता जो ऊपर लिखा है, तो हमारे एलिमेंट्स कौन से आ जाते बताओ? 2 5 6 2 5 7 ही केवल दिख रहे हैं ना, और हमारे दिख ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब यही हमारे सेट बी के हैं एलिमेंट्स। ठीक है, 2 5 6। ठीक, ऐसे हो जाएगा। दूसरा क्या हम कह सकते हैं, अगर हम आपको प्रॉपर थोड़ा एलिमेंट्स ही लिख के दे दें पूरे, कि सेट ए में आखिरकार कौन कौन से एलिमेंट है जिसका ये रिलेशन लिखा है, तो जरा हम वो दोनों सेट की एलिमेंट्स ही लिखे दे रहे हैं। सेट ए जो है हमारा, वो सेट ए ऐसा है, कैसा है देखो, लिखा है 1 2 3। और सेट बी लिखा है, सेट में बी में कौन कौन सा है? 2 4 5 6, ये हो गया। तो 1 किससे रिलेट कर रहा है बेटा? 2 से रिलेट करवा दिया, 2 को हमने रिलेट करवा दिया 4 से, और 3 को रिलेट करवा दिया 6 से। तो इसी से देखो हमारे वो सब लिखे हैं रिलेशन। 1 का 2 से है, ठीक है, और उसके बाद आपका 2 का 4 से, अच्छा ये 4 का 5 से लिख दिया है, इसको 2 का 4 से करवा देते हैं, इसी के हिसाब से लिख देते हैं। तो हमारे लिए एग्जाम्पल एक सही रहेगा ना, तो आपको समझा पाएंगे। तो 2 4 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? 3 6 हो जाएगा। तो डोमेन में क्या बताया गया कि फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1 2 3, ये हो गया। दूसरी चीज क्या बताई गई? को डोमेन में ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कौन कौन से आएंगे? 2 4 5 6 आ जाए। ठीक है, रेंज क्या होती है? रेंज होती है सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट क्या बन जाएंगे? 2 4 6, ये बन जाएगा सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अब मेरे हिसाब से ज्यादा समझ में आया होगा। एक सेट ए है 1 2 3, दूसरा सेट है 2 4 5 6। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद हमने इनका रिलेशन दिखा दिया कि 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 4 से रिलेट कर रहा है, 3 6 से रिलेट कर रहा है। इसके जो जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3, ये सब हमारे क्या माने जाएंगे? डोमेन माने जाएंगे। सेट बी जो है, इसके सारे एलिमेंट्स को हम लिख देंगे तो वो कोडोमेन माना जाएगा। और रेंज क्या होती है? रेंज जो होती है वो हमेशा सेकेंड एलिमेंट होती है रिलेशन का। ये चीज आपको समझ में आई? ये एग्जाम्पल लेने के पीछे रीजन क्या है कि हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता पाए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो, रेंज जो है सबसेट है किसका? कोडोमेन का। देखो, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। को रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका यूज हम लोग कुछ क्वेश्चंस में करेंगे, इस कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी का, इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी है। ठीक है।
अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहे हैं जिसमें आपको डोमेन रेंज बताना है, आप बता दीजिए, आप भी समझ गए या नहीं समझ गए हमें भी पता चल जाएगा और आप भी खुशी खुशी खुश हो जाओगे। ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7 है। बी एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, रिलेशन आर में जो आ रहे हैं ऑर्डर पेयर, वो आ रहा है 1 6 5 10 एंड 7 11। अब आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि इसमें डोमेन क्या होगा, बता दो भाई हमें। दूसरा हमें को डोमेन बता दो क्या होगा, और तीसरी चीज हमें ये बता दीजिए रेंज क्या, रेंज क्या। डोमेन सबसे पहले बताइए। ओके, 1 5 7। उसके बाद हमें आप को डोमेन बता दीजिए जल्दी से, को डोमेन। नेक्स्ट इसके बाद आपको बताना है रेंज। रेंज, रेंज बताइए क्या है। डन हो गया मेरे हिसाब से, अगर डोमेन रेंज ये क्लियर हो गया है, इसके हेल्प सर एक बार इमेज वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए। एक हो सकती है, देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं, जो आप अपनी फिंगर रखोगे, तो आप ऐसे आप 3 फिंगर अपने वो करो, एक एलिमेंट की ये नहीं हो सकता, फंक्शन नहीं है, इज नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है। ठीक है, ओके। एक एलिमेंट 2 है, इसकी आपने कितनी इमेजेस कर दी, 4 5 6। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं हो। ठीक, समझ गए, क्लियर, याद रखना। और इसकी प्री इमेजेस हो सकती हैं, ये इमेज है और ये क्या हो गई बेटा, प्री इमेज। तो एक इमेज की कई सारी प्री इमेज तो हो सकती हैं, बट एक प्री इमेज की कई सारी इमेजेस नहीं हो सकती। अब जैसे समझ लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन है, ये बस याद रखो। ठीक है, आप देख लो, आप समझ गए होंगे डिफरेंस क्या है दोनों। ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, कल के दिन फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें भेज दीजिएगा, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फंक्शन तो पढ़ाएंगे। ठीक, बाय, टेक केयर।